जरा सोचिए, सामने एक खूबसूरत एक्टिव वॉल्केनो है और चारों तरफ ग्रीन लैंडस्केप और हजारों टूरिस्ट इस स्पेक्टाकुलर व्यू को देखने आते हैं। लेकिन अचानक यही लैंडस्केप आग और धुएं से भर जाए। इंडोनेशिया का फेमस माउंट ब्रोमो रीजन एक बार फिर वाइल्ड फायर से जूझ रहा है। अथॉरिटीज फायर को कंट्रोल करने के लिए वाटर बॉम्बिंग हेलीकॉप्टर्स तक डिप्लॉय कर रही हैं। और ये इस बार कहानी सिर्फ जंगल की आग की ही नहीं, इसके पीछे एक बड़ा क्लाइमेटिक कनेक्शन है और वो है एल नीनो। तो सवाल है कि पैसिफिक ओशियन में होने वाला एल नीनो इंडोनेशिया के जंगलों में आग का खतरा कैसे बढ़ा सकता है, और सैटेलाइट्स, ड्रोन्स और वेदर फोरकास्टिंग जैसी टेक्नोलॉजीज इन वाइल्ड फायर से लड़ने में कैसे मदद करती हैं। आज इसी को सिंपल साइंस के साथ समझते हैं। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि अगस्त 2026 की रिपोर्ट्स के अनुसार इंडोनेशिया के ईस्ट जावा प्रोविंस में एक लोकेटेड ब्रोमो ट्रेंजर सेमेरू नेशनल पार्क में वाइल्ड लाइफ फैल गई और फायर माउंट ब्रोमो के आसपास के ड्राई लैंडस्केप्स में फैली, और अथॉरिटीज को इसे कंटेन करने के लिए मेजर फायर फाइटिंग ऑपरेशन स्टार्ट करना पड़ा। रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 127 हेक्टेयर्स एरिया प्रभावित हुआ था और डिफिकल्ट माउंटेन्स टेरेन के कारण फायर फाइटर्स के लिए कई लोकेशंस तक पहुंचना आसान नहीं था। अब इसलिए अथॉरिटीज ने 2 वाटर बॉम्बिंग हेलीकॉप्टर्स डिप्लॉय किए। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडोनेशिया की वेदर एजेंसी बीएमकेजी ने पहले ही संकेत दिया था कि 2026 का ड्राई सीजन अधिक इंटेंस और प्रोलॉन्ग्ड हो सकता है, और एल नीनो कुछ क्षेत्रों में ड्राउट और वाइल्ड फायर रिस्क बढ़ा सकता है। यानी ये सिर्फ एक आइसोलेटेड फायर इवेंट नहीं, बल्कि क्लाइमेट डिजास्टर इंटरेक्शन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब माउंट ब्रोमो आखिर है कहाँ, इसकी लोकेशन के बारे में भी बात कर लेते हैं। ज्योग्राफी समझते हैं। तो माउंट ब्रोमो ईस्ट जावा इंडोनेशिया में स्थित एक एक्टिव वॉल्केनो है और ये ब्रोमो ट्रेंजर सेमेरू नेशनल पार्क का हिस्सा है। अब इंडोनेशिया स्वयं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में स्थित है, इसलिए यहाँ वॉल्केनोस और अर्थक्वेक्स बहुत कॉमन है। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट तो ये है कि एक तरफ वॉल्केनिक लैंडस्केप और दूसरी तरफ सराउंडिंग ग्रासलैंड्स और फॉरेस्ट इस रीजन को इकोलॉजिकली और इकोनॉमिकली दोनों रूप से इंपॉर्टेंट बनाते हैं। अब माउंट ब्रोमो इंडोनेशिया का एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है, इसलिए वाइल्ड फायर का इम्पैक्ट केवल बायोडाइवर्सिटी पर ही नहीं पड़ता। इसका असर टूरिज्म, लोकल लाइवलीहुड्स, एयर क्वालिटी और रीजनल इकोनॉमी पर भी हो सकता है। सो एल नीनो क्या है, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो एल नीनो कोई स्टॉर्म नहीं है, ये ईएनएसओ एल नीनो सॉदर्न ऑसिलेशन नामक ओशियन एटमॉस्फेयर सिस्टम का एक वार्म फेस है। नॉर्मली ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन में ट्रेड विंड्स वार्म सरफेस वाटर को वेस्टर्न पैसिफिक की तरफ पुश करती हैं, लेकिन एल निनो के दौरान ये ट्रेड विंड्स कमजोर हो सकती हैं और सेंट्रल तथा ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक में सी सरफेस टेम्परेचर्स यूजुअली वार्म हो जाती हैं, और इससे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन और रेनफॉल पैटर्न्स बदल जाते हैं, और इसका असर पैसिफिक तक सीमित नहीं रहता अकेले। इंडोनेशिया जैसे रीजन में एल निनो कई बार रिड्यूस्ड रेनफॉल और ड्रायर कंडीशन से जुड़ा होता है। कम रेनफॉल का मतलब है सॉयल और वेजिटेशन ज़्यादा ड्राई होगा, ड्राई लीव्स और ग्रास ज़्यादा कंबस्टिबल होते हैं, और अगर इग्निशन मिल जाए तो फायर तेजी से स्प्रेड कर सकती है। इसीलिए एल नीनो को वाइल्ड फायर का डायरेक्ट इग्निशन सोर्स नहीं कहना चाहिए। बेटर स्टेटमेंट तो ये होगा कि एल नीनो कैन क्रिएट क्लाइमेटिक कंडीशंस दैट इंक्रीज वाइल्ड फायर रिस्क। सो यूपीएससी आंसर में यही साइंटिफिक डिस्टिंक्शन इंपॉर्टेंट है। अब वाइल्ड फायर कैसे फैलती है, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फायर के लिए एक सिंपल कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा, दैट इज फायर ट्रायंगल। 3 चीजें चाहिए: फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में ड्राई ग्रास, फॉलन लीव्स, श्रब्स और डेड वेजिटेशन फ्यूल का काम करते हैं। एटमॉस्फेयर से मिलता है ऑक्सीजन, और इग्निशन सोर्स हो सकता है लाइटनिंग या फिर कई सिचुएशंस में ह्यूमन एक्टिविटी। अगर वेजिटेशन पहले से एक्सट्रीमली ड्राई हो और स्ट्रॉन्ग विंड्स चल रही हो तो फ्लेम और बर्निंग एम्बर्स तेजी से दूसरे एरियाज तक पहुंच सकते हैं। यानी क्लाइमेट कंडीशंस फायर को पैदा करना जरूरी नहीं, लेकिन फायर के प्रोबेबिलिटी, इंटेंसिटी और स्प्रेड को ड्रामेटिकली इन्फ्लुएंस कर सकती है। सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहाँ कैसे हेल्पिंग है? तो सबसे इंटरेस्टिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंगल पर अगर हम बात करें तो वाइल्ड फायर मैनेजमेंट अब सिर्फ फायर फाइटर्स और पानी तक ही लिमिटेड नहीं है। सबसे पहले आते हैं सैटेलाइट्स। नासा के मोडीज MODIS और VIIRS सेंसर्स थर्मल एनोमलीज यानी अनयूजुअली हॉटस्पॉट्स डिटेक्ट कर सकते हैं।
नासा का FIRMS फायर इंफॉर्मेशन फॉर रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम सैटेलाइट जो है वो ऑब्जर्वेशन के बेस पर एक्टिव फायर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। और दूसरा है रिमोट सेंसिंग। सैटेलाइट इमेजेस से बर्न एरियाज, वेजिटेशन कंडीशन और फायर प्रोग्रेशन मैप की जा सकती है। और तीसरा है ड्रोन्स। तो ड्रोन्स इन एक्सेसिबल टेरेन में सर्विलियंस कर सकते हैं और थर्मल कैमराज की हेल्प से हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई करने में यूजफुल हो सकते हैं। और फोर्थ है वेदर फोरकास्टिंग। तो विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और रेनफॉल फोरकास्ट से फायर बिहेवियर का अनुमान बेहतर तरीके से लगाया जा सकता है। और पांचवा कारण है दैट इज वाटर बॉम्बिंग एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स। तो माउंट ब्रोमो जैसे स्टीप टेरेन में जहां ग्राउंड टीम्स आसानी से नहीं पहुंच पाती, एरियल फायर फाइटिंग काफी यूजफुल हो सकती है। तो ये 5 टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत यूजफुल है इसमें। यानी मॉडर्न वाइल्ड फायर मैनेजमेंट में स्पेस टेक्नोलॉजी, AI डेटा एनालिसिस, मेटेरियोलॉजी, एविएशन टेक्नोलॉजी के साथ काम करके, एक दूसरे के साथ काम करके काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो वाइल्ड फायर का नुकसान सिर्फ पेड़ों तक ही लिमिटेड नहीं। जब हम फॉरेस्ट फायर सुनते हैं तो पहला थॉट आता है कि ट्रीज बर्न्ड, मतलब पेड़ जल गए, जंगल जल गए। लेकिन इम्पैक्ट इससे कहीं बड़ा होता है। पहला है बायोडाइवर्सिटी लॉस। प्लांट्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, स्मॉल मैमल्स सीधे इससे इफेक्ट होते हैं। और दूसरा है हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। फायर के बाद जो सर्वाइविंग वाइल्ड लाइफ होती है उसके लिए फूड और शेल्टर दोनों कम हो सकते हैं। और तीसरा है एयर पोल्यूशन। अब वाइल्ड फायर स्मोक में पर्टिकुलर मैटर और भी बड़ी सारी चीजें पॉल्यूटेंट्स हो सकते हैं जो रेस्पिरेटरी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। चौथा है कार्बन एमिशन। बर्निंग वेजिटेशन स्टोर्ड कार्बन को एटमॉस्फेयर में रिलीज करती हैं। और पांचवा है सॉइल डिग्रेडेशन। सिवियर फायर जो सॉइल प्रॉपर्टीज को बदल सकती हैं और वेजिटेशन कवर हटने से इरोजन का खतरा बढ़ सकता है। इसीलिए वाइल्ड फायर एक इकोलॉजिकल, हेल्थ, क्लाइमेट और इकोनॉमिक डिजास्टर माना जाता है। सो एक इंटरेस्टिंग इकोलॉजिकल पॉइंट यहाँ पर यह है कि हर फॉरेस्ट फायर ऑटोमेटिकली अननेचुरल या इकोलॉजिकली हार्मफुल नहीं होती। दुनिया के कुछ इकोसिस्टम्स नेचुरली फायर अडेप्टेड हैं और पीरियोडिक लो इंटेंसिटी फायर्स इकोलॉजिकल प्रोसेस का एक हिस्सा हो सकती हैं। तो प्रॉब्लम तब बढ़ती है जब फायर्स बहुत फ्रीक्वेंट हो, बहुत इंटेंस हो या गलत सीजन में हो, या फिर ह्यूमन एक्टिविटी और एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण इकोसिस्टम की नेचुरल रिकवरी कैपेसिटी से बाहर चली जाए। इसीलिए मॉडर्न कंजर्वेशन का जो ऑब्जेक्टिव सिंपली जो है वो जीरो फायर नहीं बल्कि एप्रोप्रिएट फायर मैनेजमेंट होना चाहिए। सो इंडिया के लिए क्या लेसन है? सो यहाँ पे यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से हम इंडिया का कनेक्शन देखते हैं। तो इंडिया में हिमालयन फॉरेस्ट, सेंट्रल इंडियन फॉरेस्ट और कई ड्राई डिसाइडुअस लैंडस्केप्स में फॉरेस्ट फायर रिस्क जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंडोनेशिया का केस इंडिया के 3 लेसन देता है। पहला है अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, इसको मजबूत करना। दूसरा है सैटेलाइट बेस्ड डिटेक्शन, इसको लोकल फॉरेस्ट टीम्स के साथ इंटीग्रेट करना। और तीसरा है लोकल कम्युनिटीज, इनको फायर प्रिवेंशन और रैपिड रिपोर्टिंग में शामिल करना। सो इंडिया में भी सैटेलाइट बेस्ड फॉरेस्ट फायर अलर्ट्स और रिमोट सेंसिंग फॉरेस्ट मैनेजमेंट में इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट है वो। सो फ्यूचर में AI बेस्ड मॉडल टेम्परेचर, वेजिटेशन ड्राइनेस, विंड और हिस्टोरिकल फायर डेटा कंबाइन करके हाई रिस्क जोन्स प्रेडिक्ट करने में हेल्पफुल हो सकते हैं। सो यूपीएससी क्विक रिवीजन में अगर हम देखें तो आपने एग्जाम के लिए 5 पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला है माउंट ब्रोमो, जो कि ईस्ट जावा इंडोनेशिया में स्थित है। दूसरा है ये ब्रोमो ट्रेंगर सेमेरू नेशनल पार्क रीजन में है। और तीसरा है इंडोनेशिया पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। और चौथा है एल नीनो ट्रॉपिकल पैसिफिक की ओशियन एटमॉस्फेयर फेनोमेना है, जो कि इंडोनेशिया के कुछ क्षेत्रों में ड्राई कंडीशंस और वाइल्ड फायर रिस्क को बढ़ा सकती हैं। और पांचवा है वाइल्ड फायर मैनेजमेंट में सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग, मॉडीज, VIIRS, FIRMS, ड्रोन्स, मेट्रोलॉजिकल फोरकास्टिंग और एरियल फायर फाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज हैं। और मेंस के लिए एक शानदार लाइन आपने याद रखनी है। वाइल्ड फायर्स आर नो लॉन्गर मेयरली forestry incidents, they are increasingly linked with climate variability, disaster management, public health, biodiversity conservation, and technology enabled governance. सो माउंट ब्रोमो वाइल्ड फायर हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन देती है। एक ओशियानिक फेनोमेना हजारों किलोमीटर दूर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन बदल सकता है, रेनफॉल को प्रभावित कर सकता है और अल्टीमेटली टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम्स की फायर वल्नरेबिलिटी बढ़ा सकता है। यही है अर्थ सिस्टम साइंस। और ओशियन अलग नहीं है, एटमॉस्फेयर अलग नहीं है, फॉरेस्ट भी अलग नहीं है। सो एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। इसलिए फ्यूचर वाइल्ड फायर मैनेजमेंट का फॉर्मूला होना चाहिए प्रिडिक्शन, प्रिवेंशन, टेक्नोलॉजी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड क्लाइमेट रेजिलियंस।
सो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और काशिप एजुकेशन चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें।